तो बेसिकली चूँकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी जब बात इंटरनेशनल रिलेशंस की हो तो जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, वहाँ स्थायी कुछ नहीं होता है। ना दोस्ती स्थायी होती है, ना दुश्मनी स्थायी होती है। मतलब कहने का ये है, नथिंग इज परमानेंट और नथिंग इज एटर्नल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इफ देयर एनीथिंग इज परमानेंट दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। अगर कोई चीज़ स्थायी है तो वो है नेशनल इंटरेस्ट। जो जब नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो मेरा जो कभी मित्र होता है वो हमें शत्रु लगने लगता है, और जब कभी जो शत्रु होता है वो एक सरकमस्टांसेस आती है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है कि वो जो शत्रु है हमारा वही मित्र लगने लगता है। इसके एग्जाम्पल्स भी हम देंगे। ये कोई हिंदी फिल्म के जय वीरू और सौदागर के राजकुमार और दिलीप कुमार की जोड़ी नहीं है, जहाँ पर वो क्या कहते हैं, गाना गाते हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और वो कहते हैं इस जंगल में दो ही शेर। ठीक, यहाँ पर ना कोई शेर है ना कोई बकरी है। कभी बकरी भी आपको शेर नज़र आएगी और कभी शेर भी आपको बकरी नज़र आएगा। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पर क्योंकि मैं आज वो बात कर रहा हूँ, द एलिमेंट दैट डिटरमाइन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाले वो तत्व कौन से हैं, वो कारक कौन से हैं, इन पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं 2 दिनों से। और आपको हमें भी इसको एक कहानी के तौर पर भी समझना होगा, जो कि मैंने कहा कि इसमें यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत तो 1947 में आज़ाद हुआ था, राइट? और हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी कब बनी? वो भी जो है 1947 में बनी। मतलब इसके संस्थापक कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट? तो ये हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ का 1947 से लेकर के 1962 तक का एक फेज था, या इसको 1964 तक का ये एक फेज था हमारा। इस फेज में हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ अलग रही, राइट? और ये जो है 1964 से लेकर के 1979 तक के फेज में यहाँ पर पॉलिसी हमारी कुछ और रही। लेकिन हम एक चीज़ पर जोर देते रहे, क्या? जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय एक बात थी कि दुनिया पहले तो आज़ादी से पहले 2 गुटों में बटी हुई थी, ठीक है? क्या? कौन से 2 गुट? एक गुट था ब्रिटेन का और दूसरा था फ्रांस का, राइट? फ्रांस और ब्रिटेन ये 2 पावरफुल या एक बहुत बड़ी शक्तियाँ थी। लेकिन उस बीच अमेरिका भी उभर करके आ गया था। कौन आ गया था? यूएसए उभर करके आ गया था। तो अब ये भी जो है एक सुपर पावर बनने की सोच रहा था, और सुपर पावर अपने आप को कहता भी था, एक दादागिरी भी इसकी चल रही थी। दूसरी तरफ था दूसरी बड़ी शक्ति यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट सोवियत रूस, जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं, सोवियत संघ रूस कहते हैं, राइट? तो यहाँ पे यूएसएसआर और यूएसए भी थे। अब ये था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हम एक चीज़ का विरोध करते रहे हमेशा। एक तो हम अलाइनमेंट नहीं करेंगे, मतलब हम गुट में नहीं जाएंगे किसी से। चूँकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पहले प्रधानमंत्री भी थे, वो कहते हैं यार अभी अभी तो हमें आज़ादी मिली है, और अभी अभी हम फिर से किसी गुट में शामिल हो जाएं तो फिर हम किसी न किसी का गुलाम बन के रह जाएंगे, राइट? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। गुट निरपेक्ष मतलब नॉन अलाइनमेंट, हम किसी के साथ नहीं खड़े। एक मामले में हमारा जो पक्ष था बड़ा मजबूत था कि एक तो हम किसी गुट को नहीं हम समर्थन करेंगे, हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। सेकंड, हमारी पॉलिसी थी तो वो ये थी कि हम परमाणु हथियार जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका हम सिरे से विरोध करते रहे, ठीक है?
हम कहते थे कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स तो कभी किसी देश के पास होना ही नहीं चाहिए, और जिनके पास हैं वो जो है उनको क्या कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, ख़त्म कर दें, राइट। जिनके पास भी जो भी परमाणु देश हैं तो वो उनको भी हम ये कहते थे कि भाई अगर पूरे विश्व में शांति चाहिए, नहीं तो ये सारी दुनिया को ख़त्म कर देंगे ये न्यूक्लियर वेपन। भाई परमाणु हमले क्या हैं, 1945 में हमने देखा था, 1945 में जापान के नगरों में हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने बम गिराए थे। कौन से? परमाणु बम ही गिराए थे। तो हिरोशिमा और नागासाकी को ख़त्म कर दिया था। तो हम इन जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटम बम्स हैं, एटम वेपन्स हैं, उनका हम विरोध करते रहे, ये कहते रहे कि भाई एक काम करो, अगर विश्व में शांति चाहिए, इस विश्व को बचा के रखना है, तो न्यूक्लियर वेपन्स किसी के पास नहीं होने चाहिए। इज दैट क्लियर? लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो दादा टाइप की हैं, वो कहाँ मानती हैं, मानने से तैयारी नहीं होती है। ठीक है, हमने हर मीटिंग्स में, हर सम्मेलन में, चाहे कहीं पर भी हमने कोई मीटिंग्स अटेंड की, कोई भी सम्मेलन अटेंड किया, कोई भी कॉन्फ्रेंस में हम गए, हमने उसका न्यूक्लियर वेपन्स का विरोध किया और ये कहा कि इनको ख़त्म हो जाना चाहिए पूरी तरह से, सारे देश न्यूक्लियर लेस हो जाए, मतलब जीरो हो जाए। ठीक है, लेकिन यूएसए, रसिया, जिसको हम यूएसएसआर कहेंगे, उस समय तक यूएसएसआर ही था, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, इन सब के पास जो है क्या थे, न्यूक्लियर वेपन थे। ठीक, हमारे पास भी नहीं था। 1962 में चाइना ने हम पर अटैक कर दिया। 1962 में चाइना ने हम पर अटैक कर दिया और हमारे एक बहुत बड़े भूभाग को, जो कि अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से? अक्साई चीन के नाम से। तो उस बहुत बड़े भूभाग, लगभग 1,48 किलोमीटर स्क्वायर मीटर लैंड इन्होंने कैप्चर कर लिया और कब्जा हो भी गया हमारा। आज भी चीन का कब्जा है, राइट। हमने वो दंश झेला 1962 के वार से, सीखा कि हम विरोध कर रहे थे, ठीक है, और विरोध करते करते ही हम पर हमला हो गया। इसके बाद क्या होता है, 1974 में इन देशों ने एक जो है मीटिंग रखी जिसमें भारत को भी आमंत्रित किया और ये कहा कि अब मतलब ये परमाणु जो हथियार हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इससे दुनिया को खतरा है। अभी तक हम कह रहे थे, अब ये पांचों देश कहने लगे कि इससे दुनिया को खतरा है। खतरा है तो भारत ने कहा हम तो पहले ही कह रहे हैं, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स जितने भी हैं ये सब के सब क्या हो जाने चाहिए, डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए, सब के सब खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन हमारी सुनता कहाँ है कोई? इज दैट क्लियर? अब हुआ ये कि न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भारत विरोध करता रहा, अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई अब न्यूक्लियर वेपन्स वास्तव में दुनिया के लिए खतरा है। तो इसमें और बहुत सारे देशों को इन्होंने आमंत्रित किया हुआ था जो इनके गुटों में शामिल थे। उन गुट वाले देशों से भी कहा कि अब कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा अपने देश में, अब कोई अपने देश में न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा यार आप लोग तो बड़े होशियार, खुद तो बना के बैठे हो और अब कोई दूसरा ना बनाए। वो तो तब है कि ये तो क्योंकि हमने जो हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो फोर्स करती है इक्वालिटी पर, कि सभी देश एक समान है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, राइट। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे सशक्त हो
या कमज़ोर हो, जितने भी सोवरेन स्टेट्स हैं, जितने भी संप्रभु राज्य हैं, वो सभी के सभी राज्य एक समान हैं। तो क्या ये समानता है कि आप तो हथियार बना के बैठ गए, न्यूक्लियर वेपन रख के, और दूसरे देश अब ना बनाए अपनी सुरक्षा के लिए, राइट? तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। बाकी देशों ने सिग्नेचर कर दिए, लेकिन भारत ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया कि हम ऐसी किसी भी नीति जो दोहरा मानदंड रखती हो, डबल स्टैंडर्ड रखती हो, जो भेदभावपूर्ण वाली नीति हो, ऐसी नीति पर मैं सिग्नेचर करने से इनकार करता हूँ। ठीक। और हमने क्या किया, 1974 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया। जो हमारा पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? पोखरण में। और कब हुआ था? 1974 में। इज दैट क्लियर? तो भारत ने जब सफल परमाणु परीक्षण किया तो सबको जो है मिर्च सी लग गई। कई देशों को, खास तौर से अमेरिका जैसे देशों को, उन्होंने कहा कि भाई हमने कहा था कि अब कोई परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। तो भारत ने कहा कि भारत कभी किसी पर परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करता है। आप तो कर चुके हो, आप तो 1945 में परमाणु हमला कर चुके हो, और भारत अपनी सुरक्षा के लिहाज से भी ना बनाए। हम तो कहते हैं कि परमाणु हथियार दुनिया में होने ही नहीं चाहिए। आप अपने परमाणु हथियार डिस्ट्रॉय कर दो, हम अपना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो हमारी इस समय यहाँ पर नीति थी वो यथार्थवादी नीति थी, ये रियलिस्टिक, जो कि किससे प्रेरित है? कौटिल्य की ये नीति है। कौटिल्य के बारे में कल भी हमने बताया था, कौटिल्य या चाणक्य, जिसको उनको कौटिल्य या चाणक्य के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली हमने 1947 से लेकर 1964 तक क्या क्या दंश देखा। 1947 में भारत में कबायलियों ने हमला कर दिया, पाकिस्तानी कबायलियों ने, जिसमें उन्होंने कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का कुछ पार्ट, पीओके जिसको कहते हैं, वो कैप्चर कर लिया। आज तक उनके कब्जे में है और वो कहते हैं आज़ाद कश्मीर। जबकि भारत जब भारत का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो यहाँ के जो मुस्लिम थे या मुस्लिम लीग्स के जो लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कल्चर्स हैं और दोनों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, दोनों एक साथ कन्वीनियंट नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमको एक अलग जो है स्टेट दे दिया जाए, इंडिपेंडेंट, जहाँ पर हम इस्लाम प्रैक्टिस कर सकें, इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल स्वतंत्र होकर के, जिसमें किसी भी तरह का कोई इंटरवेन ना हो, राइट। तो यद्यपि 1947 में जो पाकिस्तान बना था, तब वो एक डेमोक्रेटिक और जो है सेकुलर स्टेट इंडिपेंडेंट हुआ था। सेकुलर मतलब वो भी पंथ निरपेक्ष था, लेकिन कुछ ही सालों में वो जो है क्या हो गया, वो इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर हो गया, पूरी तरह से इस्लाम के रूल्स फॉलो करने लगा, राइट। अब दूसरी चीज़, हमारे यहाँ गांधी जी ने उस समय, महात्मा गांधी ने कहा कि जो जाना चाहे चला जाए, जो रुकना चाहे रुक जाए। तो भारत में जो मुसलमान रुक गए। कश्मीर के राजा जो है, जम्मू कश्मीर के राजा, उस तत्कालीन राजा जो है कौन थे? राजा हरि सिंह। जब उनको कबालियों ने उनके महल को घेर दिया 1947 में, जब उन पर अटैक कर दिया, तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी। तो जब हम सेना देने वाले थे, तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने कहा कि ये दो इंडिपेंडेंट स्टेट का निजी मामला है, तुम बीच में क्यों इंटरवेन करते हो, और क्या राइट है तुम्हारा। तो उन्होंने कहा फिर कैसे करें। उन्होंने राजा हरि सिंह ने मदद मांगी है, तो बोले, उनको एडवाइस किया कि भाई राजा हरि सिंह को बोलो कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दें। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब भारत में विलय कर लें अपने आप को। अब राजा हरि सिंह ने हमको तो लिख के दे रखा था, हमारे साथ तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर रखा था,
जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, कि अब जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। राइट। हम उस इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के आधार पर हमने जो है 1947 में पाकिस्तान से लोहा लिया, लड़ाई ली और उस लड़ाई को जीता भी, लेकिन वो कुछ पार्ट उनके कब्जे में रह गया जो यूएनओ में डिस्कस होता रहा। अब देखिए यहाँ पे यूएसए की दोहरी नीति, पहले तो आपको हमने ये चीज़ बता ही दिया, क्लियर कर ही दिया। क्या क्लियर कर दिया कि इन 5 देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए और ये कहने लगे कि अब कोई नहीं बनाएगा। उस नीति का हमने विरोध किया और हमने अपने आप को सशक्त बनाया। हमने खुद पोखरण में परमाणु परीक्षण सफल किया। ये हमारी तत्कालीन विदेश नीति की सफलता थी। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि ये हमारी विदेश नीति की क्या थी, सफलता थी। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब हम यहाँ पर चूंकि एक ही बात बार बार कहते चले आए शुरू से कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थायित्व तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जिसको आप अपना मित्र कह रहे हो वो आपका स्थायी मित्र नहीं है। वो मित्र हमारा तब तक है जब तक हमारा उससे इंटरनेशनल इंटरेस्ट, हमारा नेशनल इंटरेस्ट हमारा जो हो रहा है। अगर हमारा राष्ट्रीय हित हो रहा है तो दोस्त है, और राष्ट्रीय हित नहीं हो रहा है तो वहीं पर दोस्ती खत्म है, वहीं पर टेंशन है, तनाव है। इज दैट क्लियर? अब देखिए 1947 में हम 2 बातें करते थे। क्या बात करते थे? एक तो न्यूक्लियर वेपन्स का विरोध करते थे और दूसरा हम टेररिज्म के अगेंस्ट थे। क्योंकि हमारे भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हों या श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हों, उन्होंने सब ने एक ही बात कही कि आतंकवाद की जो समस्या है, जो टेररिस्ट प्रॉब्लम है, वो केवल भारत की प्रॉब्लम नहीं है। इसको भारत के साथ जोड़ करके मत देखो। ये आतंकवाद की समस्या ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, वैश्विक समस्या है। और भारत बार बार ये कहता रहा कि आतंकवाद के मामले में पूरी दुनिया को एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। पूरी दुनिया को क्या करना चाहिए? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन तब उस समय यूएसए, जो अमेरिका है, जो दादा अपने आप को समझता है, ये क्या कर रहा था? ये आतंकवाद को प्रमोट कर रहा था। टेरर फंडिंग अगर किसी ने की है, किसी दुनिया के किसी भी देश ने, तो सबसे ज़्यादा टेरर फंडिंग करने वाला देश है यूएसए। तब ये अफगानिस्तान में ISIS खड़ा कर रहा था कि ये जूझते रहें। अब देखेंगे इसमें इसका कहाँ से नेशनल इंटरेस्ट निकल के आता है। क्योंकि बात ये है क्या, राष्ट्रहित। ये अपना राष्ट्रहित कहाँ खोज रहा है? आतंकवाद में। राइट। दूसरा, ये पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन, चाहे वो अलकायदा हो या जो भी संगठन थे वहाँ के, अलकायदा संगठन, इन सब का फाउंडर अगर जनक कहें, या पाकिस्तान में बहुत सारे हिजबुल, अलकायदा और वो जितने भी आतंकी संगठन हैं वहाँ के कुल मिलाकर के, वो सब की सब अमेरिका की देन। ठीक। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा था? जब कभी हम भारत का कोई भी प्रधानमंत्री या भारत के कोई विदेश मंत्री आतंकवाद के मुद्दे पर बात करते थे तो कहता अरे भारत है, वो गाना गाता रहता है, वो आतंकवाद आतंकवाद चिल्लाता रहता था और कह देता था ये तुम्हारी समस्या है, तुम निपटो इसको। ठीक है। हम कहते थे पाकिस्तान टेररिस्ट सप्लाई कर रहा है तो कह रहा है ये तुम्हारी समस्या है, तुम निपटो, हमारी थोड़ी समस्या है। ठीक है, कोई बात नहीं। वो यूँ क्यों कर रहा था? क्योंकि उस समय चाइना भी एक अर्थ शक्ति के रूप में उभर रहा था। पाकिस्तान को क्या चाहिए था? यूएसए को क्या चाहिए था?
यूएसए को एक ऐसी लैंड की चाहिए थी जहां से वो चाइना और रसिया के विरुद्ध, मतलब यूएसएसआर के विरुद्ध अपनी जंग का ऐलान कर सके, मतलब उसको घेर सके, राइट। और वो उसे कहाँ में मिल सकती थी? पाकिस्तान से, ठीक है। उधर कहाँ मिल सकती थी? अफगानिस्तान में। कि अफगानिस्तान में अगर उसने, यूएसए ने वो सोच रहा था कि अफगानिस्तान में अगर हमने अपने सैन्य ठिकाने बना लिए तो हम वहाँ से रसिया को टारगेट कर सकते हैं, अर्थात अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं रसिया अर्थात यूएसएसआर के अगेंस्ट, और पाकिस्तान की ज़मीन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ पे? चाइना के विरुद्ध। इज दैट क्लियर? तो दैट्स वाई वो यहाँ पर जो है आतंकी संगठन इकट्ठा कर रहा था, और पीओके वाली ज़मीन पे जो है चाहता था कि जैसे वहाँ पे हम अपना अगर सैन्य ठिकाना बना लेंगे तो वहाँ से हम चाइना को टारगेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। शुरुआत में पाकिस्तान को खूब टेरर फंडिंग कहाँ से हुई? यूएसए से। और भारत की हर बात का अमेरिका ने विरोध भी किया। तो उस समय अमेरिका हमारे लिए क्या था? दोस्त था क्या? नहीं, तब वो हमारा क्या था? दुश्मन था। क्योंकि वो सारे काम दोस्ती वाले एक भी काम कर ही नहीं रहा है। दोस्ती तो वो निभा रहा है किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ, ठीक। लेकिन होता क्या है, 9/11 जब, अब देखिए यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ। फिर भारत में उसने देखा, अमेरिका ने, कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत क्या है? एक बहुत बड़ा बाजार। तो भारत में वो बाजार ढूंढने के लिए यहाँ पर भारत में उसने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया मतलब अमेरिकन कंपनियां भारत आने लगी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार था। क्योंकि अगर प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट बेचोगे कहाँ? कहीं ना कहीं तो बेचोगे ही। भारत एक अपने आप में एक बड़ा बाजार था। तो यहाँ हमारे रिलेशंस कुछ बनने लगे। जब हमारी मित्रता बनने लगी, संबंध बनने लगे, तो वहाँ पर फिर हमने अपनी वही आतंकवाद वाली बात कही। तो कुछ अमेरिका एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था। लेकिन होता क्या है, उसी बीच 9/11 का हमला हो जाता है। आपको पता होगा वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया था ओसामा बिन लादेन ने, 3 जो है फाइटर जेट को हाईजैक करके और 3 बिल्डिंगों को उड़ा दिया उसने, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स को। अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स को उड़ा दिया। जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका का उड़ाया जाता है, वैसे ही अमेरिका जो है अगले दिन ही फ्रंट ब्रेक न्यूज, जॉर्ज बुश उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज ये आती है कि जो टेररिज्म है उससे ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबल डेंजर है। ग्लोबल डेंजर मतलब वैश्विक खतरा बता दिया। इससे पहले हम कह रहे हैं तो उसको वैश्विक खतरा नज़र नहीं आ रहा है, अब वैश्विक खतरा नज़र आने लगा कि जो टेररिज्म है वो एक वैश्विक खतरा है, पूरे विश्व के लिए खतरा है। और पूरे विश्व को अपील करने लगा कि पूरे विश्व को टेररिज्म के अगेंस्ट हो जाना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि अभी तक अपने ऊपर नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी तक हम ये फंडिंग कर रहे थे, पाल रहे थे। लेकिन इधर जो है चाइना ने एक चाल चली, तो पाकिस्तान चाइना का जो है क्या हो गया, एक तरह से उसका भक्त हो गया। या दूसरी भाषा में कहें, अगर बिल्कुल लेमैन या इलिटरेट लैंग्वेज में कहें तो चमचा हो गया, पिछलग्गू चमचा। अब ये पिछलग्गू चमचा जो है उसमें लिखना नहीं है एग्जामिनेशन में कहीं पर भी, मतलब उसका जो है ब्लाइंड सपोर्टर हो गया। तो इधर देखा कि यार पाकिस्तान एक तो छोटा सा देश है, अमेरिका ने सोचा यहाँ ना तो हमें बाजार मिल रहा है, हम आतंकवाद को बढ़ाए जा रहे हैं और उसी आतंकवाद ने आज हमारी कमर तोड़ दी। ठीक, अमेरिका ने पाकिस्तान की जो टेरर फंडिंग थी वो रोक दी।
जो टेरर फंडिंग कर रहा था वो रोक दी। अब जैसे ही रोक दी तो फिर ये बात ओसामा बिन लादेन को या किसी भी आतंकवादी संगठन को क्यों पसंद आएगी? आतंकवादी संगठन को पसंद नहीं आई, उसने जो है 9/11 के हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा, अब जो है अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गया, अब भारत के पाले में आ गया। तो भारत के पाले में आ गया तो अब ये क्या है? ये हमारी मित्रता है, राइट। अब मित्र हो गया हमारा, क्योंकि उसे भारत में बाजार भी मिल रहा था, हैं? तो ये भी एक कारक है, मतलब एक एलिमेंट है हमारी विदेश नीति का कि हमें फ़ायदा कहाँ से हो रहा है। अगर भारत में वो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इसमें भारत का नेशनल इंटरेस्ट है, और हमारे पैसे मतलब हमारे बाजार से वो पैसा कमा रहा है, ये अमेरिका का इंटरेस्ट है। तो जो अमेरिका कल तक पाकिस्तान का सपोर्टर था वो भारत का सपोर्टर हो गया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई क्या, जो हमने कहा था कि यहाँ जय वीरू की जोड़ी नहीं चलती है। यहाँ क्या है कि जो आज तुम्हारा मित्र है वो कल तुम्हारा शत्रु भी हो सकता है। जो कल तक हमारा शत्रु बना रहा वो परिस्थितियाँ चेंज हुई तो हमारा मित्र बन गया, और कल अगर परिस्थितियाँ फिर से चेंज होती हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो हमारा मित्र बना रहे, फिर हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जब बात आए तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ परमानेंट है, वो है इंटरेस्ट। जब तक हमारा इंटरेस्ट हल हो रहा है, जब तक हमारा हित हो रहा है, तब तक हम मित्र हैं, और जहाँ अहित होने लगे वहीं से हमारी मित्रता खत्म। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और हम बताएं। 1971 में भारत मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये ज़बरदस्ती हमसे बढ़ता रहा। उस समय तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। नाम अगर ना याद हो तो नोट भी कर लो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 में। और हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी, राइट। अब देखिए होता क्या है, हमने परमाणु परीक्षण क्यों किया, यहाँ पर एक चीज़ और जोर देना है कि हमने 1947 में युद्ध लड़ा, किससे लड़ा? पाकिस्तान से लड़ा। 1962 में लड़ा, किससे लड़ा? चाइना से लड़ा, जिसकी वजह से हमने अक्साई चीन की ज़मीन खोदी, लगभग 1,48,000 स्क्वायर मीटर, मतलब वही लगभग 1.5 लाख स्क्वायर मीटर लैंड हमने खोदी, जो कि आज भी चाइना के कब्जे में है। इज दैट क्लियर? 1965 में। फिर 1971 में हमने क्या किया? हमने फिर एक युद्ध लड़ा, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा चाहे हमें 10 साल तक घास की रोटियां खानी पड़े, हम भारत से 10 साल तक लड़ते रहें। ठीक है, ये डायलॉग वैसे देखा जाए तो ये डायलॉग हमारे देश के सूरवीर महाराणा प्रताप ने बोला था, जो उनका 1576 का जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये डेट नोट कर लो, 1576 में महाराणा प्रताप। क्योंकि इतिहास की भी चीज़ें जब हमें हिस्ट्री समझ में आती है तो हमें इंटरनेशनल संबंध भी समझ में आते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ हिस्ट्री पर भी डिपेंड होती हैं, राइट। और उसी हिस्ट्री के हिसाब से ही फॉरेन पॉलिसी बनती है। क्योंकि इतिहास कालखंड में, किसी भी कालखंड में अगर हमने कोई दंश झेला है तो उस दंश को देख करके उसके हिसाब से ही तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, विदेश नीति बनाएंगे ना। तो 1576 में महाराणा प्रताप ने कहा था कि हम चाहे घास की रोटी खाएं लेकिन अकबर से संधि नहीं करेंगे। तब हमने ये बात कही थी महाराणा प्रताप जी ने कि हमें घास की रोटी खाना मंजूर है लेकिन अकबर से संधि करना मंजूर नहीं है, क्योंकि अकबर का कोई स्टेटस थोड़ी है, वो हमारी तरह का थोड़ी है, योद्धा है। इज दैट क्लियर?
तो महाराणा प्रताप ने ये बात कही। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते हैं चाहे 10 साल तक हमें घास की रोटियां खानी पड़ें, लेकिन भारत से 10 साल तक युद्ध लड़ेंगे। हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से? आयरन लेडी। और इवन देन उस समय जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब, नाम तो सुना ही होगा। वाजपेयी साहब उन दिनों जो है इंदिरा गांधी सरकार के विपक्ष के नेता हुआ करते थे, नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, अपोजिट पार्टी नेता। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी इंदिरा गांधी को देवी दुर्गा का अवतार कहा था। आयरन लेडी या देवी दुर्गा का अवतार उसको क्यों कहा गया उस समय? उसके पीछे एक लॉजिक था। क्योंकि एक बार अगर उन्होंने ये कोई चीज़ सोच ली, जैसे हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये भी अगर एक बार संकल्प ले लें कि हमें ये करना है, तो फिर कोई ताकत इनको जो है पीछे नहीं हटा सकती है, राइट। तो इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है, अगर तुम 10 साल तक जो है भारत से युद्ध करने का ख्वाब देख रहे हो तो आ जाओ, तुम्हारी ये हसरत पूरी कर देते हैं। हुआ ये कि भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और जब 1971 के वार में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। कितने सैनिकों को? 93,000 सैनिकों को भारत की सेना के जवानों ने, सैनिक अधिकारियों ने पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया। अब आ जाते हैं ये घुटने पर। कौन? जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो पाक प्रधानमंत्री थे, कि भाई जो एक सीज फायर होता है युद्ध में, कि भाई अब हम युद्ध नहीं करेंगे। तो हमारी प्रधानमंत्री ने कहा क्या कि पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कर दो, अपने सैनिकों की सुरक्षा और ज़िंदगी चाहते हो तो। मतलब कुल मिलाकर के अपनी शर्तों पर हमने पूर्वी पाकिस्तान जो था उसको क्या बना दिया? बांग्लादेश बना दिया। गुड। अब हमने जब बांग्लादेश बना दिया, मतलब पाकिस्तान को तोड़ करके 2 टुकड़े पाकिस्तान के कर दिए, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। ये हमारी विदेश नीति की जो है क्या थी? सफलता थी, राइट। दैट वॉज सक्सेस ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस थी। अच्छा, उस समय क्या हुआ? जब 1971 में इंदिरा गांधी ने इनकी किसी बात को नहीं माना, तो अमेरिका हमको आंख दिखाता रहा। क्या आंख दिखाता रहा? लड़ाई बंद कर दो, डराने लगा। इवन देन परमाणु हमले की भी धमकी देने लगा। परमाणु हमले की धमकी देने लगा तो इंदिरा गांधी जो है रुकने वाली नहीं थी। उसने कहा कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब जो है हम पाकिस्तान को सबक सिखा के ही रहेंगे, इसके 2 टुकड़े करके रहेंगे। जैसे ही यूएसए ने भारत को जो है क्या किया? परमाणु हमले की धमकी दी, वैसे ही रसिया खड़ा हो गया। यूएसएसआर किसके साथ खड़ा हो गया? हमारे साथ खड़ा हो गया, भारत के साथ खड़ा हो गया, राइट। और भारत के साथ खड़े होते ही तुरंत अमेरिका को वार्निंग दी कि अगर भारत पर हमला किया, चूंकि अमेरिका भारत पर हमला करने के मूड में था, चूंकि ये पाकिस्तान का प्रबल समर्थक था, आतंकवाद का प्रबल समर्थक था, उस समय रसिया हमारे साथ आ गया कि अगर आपने भारत पर हमला किया तो ये भारत पर हमला नहीं, रसिया पर हमला माना जाएगा, चूंकि वो भारत का, रसिया का जो, भारत जो है रसिया का मित्र है। इज दैट क्लियर? जिसको कहते हैं फ्रेंड। एक मित्र पर अगर हमला हो गया तो दूसरे पर भी हो गया, यही तो है दोस्ती। तो अमेरिका जो है पीछे हट गया, बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया, पाकिस्तान के टुकड़े हो गए। ये हमारी विदेश नीति की क्या थी? सफलता थी। अब जब हमने 1974 में फिर वहीं उसी पॉइंट पर आ रहे हैं, जब हमने पोखरण परमाणु परीक्षण सफल किया तो अमेरिका चिल्ला पड़ा, ये आपने क्या किया? आप तो परमाणु का विरोध करते रहे हो, परमाणु परीक्षण का विरोध करते रहे हो,
और आपने तो खुद ही परमाणु हथियार बना लिए। आप तो परमाणु हथियारों को डिस्ट्रॉय करने की बात करते रहे। तो भारत ने कहा कि हाँ, मैं जो कल कह रहा था वो मैं आज भी तटस्थ हूँ अपनी बात पर। क्या कि जो परमाणु हथियार हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो विश्व के लिए खतरा है। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप परमाणु हथियारों से बिल्कुल लैस हो और भारत से कहो कि भारत परमाणु हथियार ना बनाए। तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम पर चाइना भी हमला कर चुका है, हम पर पाकिस्तान ने भी बार बार हमले किए हैं, तो भारत भी अब हमले का जवाब हमले से देगा। ये है हमारी जो रियलिस्टिक यथार्थवादी सिद्धांत। मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से हर जगह लिबरल ही नहीं रहेंगे, उदारवादी है हमारी। हम समानतावादी जो है विदेश नीति रखते हैं। समानतावादी का मतलब ये होता है कि दुनिया का कोई भी देश, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, अगर वो संप्रभु है तो उसकी संप्रभुता को आँच ना आए, आँख ना दिखाई जाए। लेकिन यूएसएसआर और यूएसए, चाइना, ब्रिटेन, ये वो कंट्रीज़ हैं जो है क्या है, विस्तारवादी नीति रखते हैं कि ये राज्य हमारे में मिला लें, ये हम इसमें मिला लें, राइट। तो ये जो है छोटे देशों को, छोटे छोटे देशों को क्या करना चाहते हैं, अपने में मिलाना चाहते हैं। इज दैट क्लियर। तो मिलाने की, अब भारत ने कहा कि भाई तुम्हारी नीति तो विस्तारवादी है। चाइना ने हम पर जो है हमारी 1.5 लाख स्क्वायर मीटर लैंड को कब्जा कर लिया। पाकिस्तान जो है हमारी कब्जा करके बैठा है। पीओके आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर चिल्लाता रहता है। मेरा तो आज़ाद कश्मीर है जी, मेरा तो आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। अबे आज़ाद नहीं, कम से कम ठीक से कहना ही सीख लो। आज़ाद कश्मीर कहो, आज़ाद कश्मीर। ये क्या है आज़ाद कश्मीर? बोलना तक तो आता नहीं, कश्मीर चाहिए इनको। तो हमने जो है परमाणु परीक्षण सफल करके ये बता दिया कि भारत शक्तिशाली देश है। और यही हमारी विदेश नीति है कि अगर कोई हम पर हमला करेगा तो पहली चीज़ तो ये है कि भारत जो है हर बात का उत्तर डिप्लोमेसी से देना चाहता है, बातचीत करके देना चाहता है। लेकिन अगर बातचीत से तनाव ख़त्म नहीं होता है और हमारे धैर्य का अगर कोई इम्तहान लेता है तो फिर भारत हमले का जवाब हमले से देना जानता है। भारत सशक्त देश है, राइट। भारत की जो प्रगति की गति थी उससे जो है अमेरिका और चाइना ये दोनों परेशान थे कि भारत बड़ी तेज़ी से प्रगति कर रहा है, भारत बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जबकि भारत ने वो दौर भी देखा है 1965 का, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब हुआ करते थे। तो अकाल था भारत में, अनाज नहीं होता था। हमारे देश के प्रधानमंत्री को वहाँ पर खड़े होकर के ये ऐलान करना पड़ गया कि सारे लोग, देशवासियों से ये अपील करनी पड़ गई कि एक टाइम का उपवास कर लें ताकि देश के बच्चे बच्चे को अन्न मिल सके। तो ऐसी भी स्थितियाँ आई। हमारे देश के प्रधानमंत्री को खुद प्रधानमंत्री रहते हुए हल चलाना पड़ा कि हम पार्लियामेंट में अपना गेहूँ खुद उगाएंगे और खुद खाएंगे। तो ऐसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो हमारी तो खैर कोई बराबरी है ही नहीं, ना हमारी विदेश नीति की कोई बराबरी है। हमारी विदेश नीति कहती है कि हम टाइम टू टाइम सबको जो है, जो जैसा करेगा उसको हम वैसा जवाब भी देंगे। लेकिन हम टेंशन का जवाब पहले तो ये है कि अगर आप हमें तनाव दे रहे हैं तो हम तनाव का जवाब जो है हमारी क्या है, हम डिप्लोमेसी है, कूटनीति है। हमें अगर कूटनीति में हमारा नेशनल इंटरेस्ट निकल रहा है तो हम कूटनीति से, बातचीत से ही अपना नेशनल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इज दैट क्लियर। लेकिन अगर कोई हमला करता है तो फिर हम हमले का जवाब हमले से देंगे। तो हमारी जो वो एलिमेंट्स क्या हैं, वो कारक क्या हैं जो हमारी विदेश नीति
को ज़्यादा जो है क्या बनाते हैं, फॉरेन पॉलिसी को ताकतवर बनाते हैं। हमारी जो है इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या है, हम कहते हैं कि दुनिया के जितने भी देश हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, अमीर हों या गरीब हों, ऑल आर इक्वल, सभी जो है क्या है, इक्वल है, राइट। अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद के हम क्या हैं, विरुद्ध हैं। क्योंकि आतंकवाद जो टेररिज्म है, इसको हम क्या बताते हैं, ग्लोबल डेंजरस, ठीक है, ये एक वैश्विक खतरा है। अगर कोई ये कहता है कि भारत जो है, भारत में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, वो भारत की समस्या है, तो ये उन देशों की समस्या है, उन देशों की सोच की समस्या है कि वो कितना छोटा सोचते हैं कि ये भारत की समस्या है। आतंकवाद से कभी किसी देश का भला नहीं हुआ है। आतंकवाद अगर बढ़ेगा तो आज अगर आतंकवाद हमारे देश में है तो कल पड़ोसी देश में भी जा सकता है। क्लियर। चाइना हमेशा प्रयास करता रहता है कि अब नेपाल को हम अपने में मिला लें, नेपाल हमारे गुट में शामिल हो जाए, राइट। तो ये क्या है, ये उसकी एक विस्तारवादी नीति ही तो है, जिसको हम विस्तारवादी या साम्राज्यवादी या इम्पीरियलिज्म पॉलिसी कह सकते हैं। लेकिन हम इम्पीरियलिज्म का क्या करते हैं, अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म, हम अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म, हम विस्तारवादी नीति के विरुद्ध हैं। यही हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की क्या है, यूएसपी है, खूबसूरती। क्लियर। हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। विश्व बंधुत्व का मतलब वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व जो है क्या है, एक ही परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है। क्योंकि हम अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखते हैं, और जब हम वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखेंगे, जब पूरे वर्ल्ड को लीड करने की बात सोच रहे होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे विश्व को एक ही परिवार समझना भी होगा, राइट। तो हम ग्लोबल फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, ग्लोबल फ्रेटर्निटी, वैश्विक बंधुता, पूरे विश्व को एक कुटुंब, एक परिवार, एक भाईचारावाद मानते हुए हम ग्लोबल फ्रेटर्निटी को प्रमोट करते हैं। ये हमारी जो है विदेश नीति का क्या है, एक प्रमुख एलिमेंट है, कारक है, राइट, कि हम ग्लोबल फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। ग्लोबली इंटीग्रिटी, ग्लोबल इंटीग्रिटी, वैश्विक अखंडता की बात करते हैं। अब जब हम वैश्विक अखंडता, ये इंटीग्रिटी जो है, ये क्या है, अखंडता है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी दो वर्ड्स होते हैं, राइट। ये क्या है, ये हम वैश्विक अखंडता की बात करते हैं, चूँकि हम पूरे विश्व को एक अपना परिवार मानते हैं, और इसी के तहत हम ये कहते हैं कि कोई भी देश ना छोटा है, ना बड़ा है, ना अमीर है या गरीब है, या है भी अमीर गरीब, तो इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। उसके जो राइट्स हैं वो सबके इक्वल हैं। अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, UNSC, तो हम कहते हैं कि सभी देशों को अपनी सीमा की रक्षा करने का अधिकार है। ये हो गया इक्वालिटी, राइट। सभी देशों को अपनी सीमाओं को प्रोटेक्ट करने का राइट है। फिर हम कहते हैं कि भारत, बेसिकली अगर हम एज इंडिया बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमें हमारी सीमाओं को प्रोटेक्ट करने का राइट है। तो हम वहाँ पे अपनी सीमाओं को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि जितने भी छोटे बड़े अमीर गरीब जो भी देश हैं, वो सभी अपना ये अधिकार रखते हैं कि वो सभी अपनी जो है बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करें, राइट। अब बाउंड्रीज प्रोटेक्ट होंगी तो बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोग भी प्रोटेक्ट होंगे, राइट। अब जब बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोग प्रोटेक्ट होंगे तो सारे लोग बाउंड्री के अंदर रहते भी नहीं हैं।
जैसे कि हम भारत के लोग हैं, कोई कनाडा में है, कोई यूएसए में है, कोई ब्रिटेन में है, कोई सऊदी अरब में है, कोई स्विट्ज़रलैंड में है, कोई जापान में है, और भारत के बहुत सारे भारत के लोग चीन में हैं, यूक्रेन में हैं, रसिया में हैं। तो भारत तो पूरे विश्व में फैला हुआ है और पूरे विश्व में बंधुत्व की बात करता है। मीन्स अगर हम तो देखें अपने आप को तो हम तो दुनिया के हर देश में पाए जाते हैं और हर देश में भाईचारा की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जितने भी देश हैं उनको अपने देश के नागरिकों की, मतलब देश की सीमा के अंदर और देश की सीमा के बाहर सबको समान अधिकार है, सभी अपने नागरिकों की रक्षा कर सकते हैं। राइट। टेररिज्म की बात जब कही हमने, यहाँ तो सीमाओं की और प्रोटेक्शंस की बात की, टेररिज्म की बात की, तो टेररिज्म में भी हम इसको जो है ग्लोबल डेंजर बताते हैं और ये कहते हैं कि पूरे विश्व को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, जो कि अमेरिका ने कभी नहीं माना, बल्कि वो तो आतंकवाद की फसल अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में उगाता रहा, खेती करता रहा। लेकिन जब खुद पर प्रॉब्लम आई, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया गया, तब अमेरिका को समझ में आया कि नहीं, जो है आतंकवाद वास्तव में वैश्विक खतरा है। तब खुद ही अपील करने लगा। राइट। पहले उसका इन्वेस्टमेंट क्या था? आतंकवाद। क्योंकि आतंकवाद अगर रहेगा तो ये भारत है, पाकिस्तान और चीन के बीच में उलझा रहेगा और हमसे हमारे हथियार लेता रहेगा। क्योंकि वो वहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट अपना कहाँ देख रहा था कि अगर लड़ाइयाँ होती रहेंगी तो हमारे हथियार जाते रहेंगे। वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहा था आतंकवाद। अब समझ में आ गया कि उसका आतंकवाद में कहाँ नेशनल इंटरेस्ट हल हो रहा है कि अगर आतंकवाद हो, किसी भी देश से आतंकवादी सप्लाई होगा तो सैन्य फाइट भी होगी और लड़ाई होगी तो हमें आधुनिक हथियारों की भी ज़रूरत होगी। और अमेरिका के जो हथियार थे बहुत अत्याधुनिक हथियार माने जाते थे, एक्स्ट्रा मॉडर्न या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं, असाधारण टाइप का उसका डिफेंस सिस्टम था पूरा। तो वो आर्म्स हमें उनसे कहीं ना कहीं परचेज करना पड़ता। राइट। तो वहाँ पर वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहा था। हम चाहते थे कि आतंकवाद ना हो तो सब आगे बढ़े, ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट था। क्योंकि हम ट्रेड में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि फिर हम ग्लोबल ट्रेड करें। ग्लोबल ट्रेड का मतलब है हमारा मुक्त व्यापार होना चाहिए। हमारी इच्छा है कि हम रसिया से कोई चीज़ लेंगे तो हम गुट में क्यों नहीं शामिल हुए, गुट निरपेक्ष क्यों रहे। नॉन अलाइनमेंट हमारी पॉलिसी रही, फॉरेन पॉलिसी। नॉन अलाइनमेंट का मतलब है कि हम किसी के साथ नहीं, गुट निरपेक्ष था। ठीक है। क्यों नहीं है? हमारी पॉलिसी ये है कि हम किसी गुट के साथ नहीं। अगर कोई हमसे कहेगा कि भैया अमेरिका से जो है तुम हथियार ये वाला ना लो, तो हमारी इच्छा है, हमें सस्ता पड़ रहा है, अच्छा हथियार है तो हम ले लेंगे। ठीक है। क्योंकि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट की बात है। कोई हमसे कहे कि भाई फ्रांस से राफाल मत लाओ, अब ये वाली बात हमसे कोई कब कहेगा? जब हम किसी गुट में शामिल होंगे। जिसके गुट में शामिल होंगे तो वो उसकी दादागिरी चलेगी, फिर हमारी नहीं चलेगी। वो कहेगा तुम्हें मना किया था, फ्रांस से राफाल नहीं लेनी है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देखिए इस मामले में मैं तटस्थ हूँ, किसी भी गुट में नहीं हूँ और ना मैं किसी गुट, किसी अलाइनमेंट की मैं बात मानूंगा। क्यों मानूं? हमें राफाल फ्रांस से मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, अच्छी टेक्नोलॉजी का मिल रहा है तो हम तो फ्रांस से लाएंगे। हमें कच्चा तेल रसिया से अच्छा मिल रहा है तो अमेरिका चिल्लाता रह गया, हम कच्चा तेल जो है कहाँ से ले आए? रसिया से ले आए। राइट। हमें पेट्रोलियम गैस अगर रसिया सस्ता दे रहा है तो हम, किसी वैद्य ने बताया है, किसी डॉक्टर ने कहा है कि तुम अमेरिका से ही लाओगे। क्यों लाएंगे अमेरिका से? या अमेरिका जिससे कहे हम उससे क्यों लेने जाएं? जहाँ से हमें जो चीज़ सस्ती मिल रही है हम वहाँ से वो चीज़ लेंगे। राइट। तो ये जो है हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की जो है क्या है, यूएसपी है, ये खूबसूरती है, ये कीवर्ड्स हैं, ये जो है हमारी क्या कहेंगे एलिमेंट हैं, वो कारक हैं जो हमारी भारतीय विदेश नीति को जो है क्या बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं और सफल बनाते हैं। हम जिस चीज़ का विरोध करते हैं तो करते हैं, कहने का मतलब है आतंकवाद के अगर हम विरुद्ध हैं तो हैं। और आज भी
हम परमाणु हथियारों के विरुद्ध हैं, लेकिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये हम आज भी कहते हैं, और होना भी नहीं चाहिए भविष्य में किसी भी देश के अगेंस्ट। अगर होता है तो ये जो है पूरे विश्व के लिए खतरा है। फिर हमने रखे क्यों हैं? हमने रखे इसलिए हैं क्योंकि चाइना हमारा दुश्मन है, सर पे बैठा है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, सर पे बैठा है, यूएसए हम पर घात लगा के बैठा है। मित्रता है लेकिन घात लगाए है कि कब मौका लगे, कब हम सांप की तरह कब हम डस लें। तो हमने जो हमारे पास परमाणु हथियार हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं कि हम कमज़ोर नहीं, हमला नहीं करते हैं, एक अलग बात है, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। हमला हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें किसी की ज़मीन चाहिए नहीं, हमारी विस्तारवादी नीति नहीं है, हमारी विस्तारवादी सोच नहीं है। जो हमारी ज़मीन है वहाँ तक हम चैन से रहते हैं, हमें चैन से रहने दो और ख़ुद भी चैन से रहो। लेकिन अगर हमारी ज़मीन पर आओगे तो फिर हम जवाब देंगे, आप जिस भाषा में समझना चाहते हो उस भाषा में जवाब देंगे। राइट? टेंशन में, छोटी छोटी टेंशन में हम हथियार नहीं चलाते हैं और ना ही छोटी छोटी टेंशन में हम अपने संबंध खराब करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब ये है, जो कि हमने पहले भी बताया, कि हमारे कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं, कुछ ना दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं, लेकिन चाहे वो दोस्त हैं या नहीं हैं, या कुछ भी नहीं है, ना दोस्त है ना दुश्मन है, हम सबको जो है क्या मानते हैं? एक परिवार मानते हैं, एक अंग मानते हैं। वासुदेव कुटुंबकम के तहत पूरे विश्व को जो है परिवार समझते हैं और पूरे विश्व की शांति की बात करते हैं। यही हमारी जो है क्या है, क्या है? फॉरेन पॉलिसी है कि पूरे विश्व को जो है हम अपना परिवार मानते हैं और विश्व शांति की बात करते हैं, भारत शांति की बात नहीं करता हूँ। क्लियर? तो मेरे ख्याल से अब तक तो जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इसके यूएसपी, इसके एलिमेंट्स सब समझ में आ गए होंगे। बाकी आप लोग जो है थोड़ा सा पढ़िएगा भी। हम आप लोगों को जो है नोट्स भी देंगे, जो हमारी वेबसाइट www.CSIASacademy.com पर उपलब्ध रहेगी। इसी .com पर आपको जो है MCQ और टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल जाएगी। आपको लॉगिन करना है और यहाँ से अपनी टेस्ट सीरीज डाउनलोड करनी है। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, पढ़ लीजिएगा और वहाँ पर सारी आपको टेस्ट सीरीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिक्स, इनसे रिलेटेड आपको मिल जाएगी। और हाँ, एक लास्ट बात, ये जो हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जिक्र दो जगह है। एक तो हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा रहे हैं यहाँ पर है, और हमारी इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था के पार्ट 10 में भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, भारत की विदेश नीति के बारे में अध्ययन कराया गया है। दैट्स इट। इसी के साथ आज का सेशन ओवर होता है। थैंक यू वेरी मच।